जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? आपको बताना है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में। तो बात कर रहे महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को। कब? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का जिसने भी चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था अबुल कलाम आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री। तो बात करें रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। कब? तो 1919 में। इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया, इसे काला कानून भी कहा गया। तो किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर मद्रास अधिवेशन 1917। तो बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1885 में, वर्ष 1886 में, वर्ष 1887 में या फिर 1984 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सभी को पता है, 1885 में। कब? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ध्यान रखिएगा। कब? तो 1885 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें अगर आपको पता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए होता है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सेशन में अंत तक बने रहते हैं, डेली अगर आप सेशन को अटेंड करते हैं, तो निश्चित ही आप एग्जाम को फोड़ करके आएंगे। ध्यान रखना, भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? किसमें पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। वन के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? तो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है, आप सभी को पता है कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। कहा? तो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु या फिर आर्द्र जलवायु? तो आप सभी को पता है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं की बात कर लें तो ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु हो जाएगा यहां पर, सेकंड ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? रांची, भुवनेश्वर, पटना या फिर दिल्ली? तो सभी को ध्यान रखना है कहां पर? तो हाल ही में जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये कहां किया गया है? तो भुवनेश्वर में। कहां पर? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आपको बताना है।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ, इसकी जो विजेता टीम है ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी टीम है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को जीता था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रारंभ की है, किस राज्य में? कर्नाटक, केरल, मणिपुर या फिर राजस्थान? हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रारंभ की है, कर्नाटक, केरल, मणिपुर या फिर राजस्थान? तो किस राज्य में स्टार्ट की है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। कहां पर? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा स्टार्ट की है, कर्नाटक में। कहां पर? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 कर लीजिए, यहां पर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। किसने? तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? अगर सही उत्तर पता है तो जरूर कमेंट करें। जापान, भारत, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बना है कौन सा देश? तो भारत बन गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो भारत बन गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में सबसे पहले बात कर सकते हैं, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लुइस कैफेरली, नंदिता दास, विशांता कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफेरली को। किसे? तो लुइस कैफेरली को। बात कर लें कि एबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो एबल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 2001 में हुई थी। कब? तो 2001 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लेक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस या फिर अफ्रीका? तो द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लेक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच प्रारंभ हुआ या फिर शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर किसके बीच हुआ? तो ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान। किसके बीच? तो जो है उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। बात कर लें आप पर जो है आपसे कहां पर हुआ था? तो डस्ट लेक 2023 का जो चौथा संस्करण था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहां पर? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीती है? गीतांजलि श्री ने, बद्री नारायण ने, रामदृश्य मिश्र ने या फिर नंद किशोर आचार्य ने? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीती है? तो बद्री नारायण जीता है। किसने? तो बद्री नारायण ने जीता। आपसे पूछा जाए किसके लिए जीते हैं, तो तुमड़ी के शब्द। किसके शब्द? तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता। किसने? तो बद्री नारायण ने जीता है। ध्यान रखिएगा, साहित्य जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसफ्रेडन संघ, सिसल पाई संघ, राइन संघ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की। किसकी? तो राइन संघ की स्थापना की। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य, जैन धर्म की दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थंकरों का चरित्र, इनमें से कोई नहीं? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक आप सभी को पता है क्या है? तो बौद्ध साहित्य है। क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या फिर अशोक? तो किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? तो समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। किससे? तो समुद्रगुप्त से। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया, ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो एग्जाम में बहुत कम समय बता है, तो जितना भी समय आपके पास है आप अपनी पढ़ाई में लगाइए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्लीज आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि थोड़ा भी आप एक भी मिनट अपना कहीं भी वेस्ट ना करें। जो भी आपके पास समय है सभी पूरी अपने पढ़ाई में झोंक दें। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या फिर नामदेव? तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था। क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। अगला प्रश्न है, कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोलकाता की प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी। किसने? तो राजा राममोहन राय ने की थी। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये भी राजा राममोहन राय थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आपके एग्जाम में आने की भी प्रबल संभावना है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, वृजला दर्रा, काराकोरम दर्रा या फिर हो जाएगा नीति दर्रा? तो सभी को पता है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा हो जाएगा, ये कौन सा दर्रा है? तो काराकोरम है। कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ किस देश की लगती है? बांग्लादेश, चीन, भूटान या फिर पाकिस्तान? तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ सर्वाधिक लगती है। आपसे पूछा जाए कितनी लगती है, तो ध्यान रखिएगा 4096। कितनी? तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाए सबसे कम किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। पूछा जाए कितना, तो 106 किलोमीटर जो कि सबसे कम लगती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्लामलाई पहाड़ियां, अमरकंटक, दोद्दा बेटा या फिर महाबलेश्वर? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, अन्नामलाई। कौन सी? तो अन्नामलाई। बात करें किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज आप लोग लाइक कर दें कि प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से निश्चित देखने को मिलेंगे, और अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए पूरे ध्यान से देखना, जबकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न मिलेगा तो आपको लगेगा कि आपने कहीं पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक एक प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर जास्कर श्रेणी? तो सिंधु घाटी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। मानसरोवर के तिब्बत से सिंधु घाटी का उद्गम स्थल है। सिंधु समझौता जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा 1960 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहां पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर अरब सागर? आपको बताना है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहां स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। तो कहां पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर? तो अंडमान द्वीप समूह में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया? यानी कि छुआछूत का अंत कह सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18? तो अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। और बात करें अनुच्छेद 17 में, तो अस्पृश्यता का जो अंत है, छुआछूत का जो अंत है, ये अनुच्छेद 17 में है। 18 में की बात करें तो उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है। कौन सा? तो उपाधियों का जो अंत है ये अनुच्छेद 18 में है। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा जो है आता है? शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो सभी को पता है समवर्ती सूची। किस सूची के अंतर्गत? तो समवर्ती सूची, यानी कि जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विधानमंडल द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो विधानसभा द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 362। तो निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कौन सा? तो 300 कितना हो जाएगा? तो 59 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा? तो 359 इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल वित्त जो है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है या फिर मांग घटती है? मांग स्थिर रहती है या फिर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, यानी कि जब किसी वस्तु का जो मूल्य है कम हो जाता, जो मूल्य कम हो जाएगा तो क्या होगा? मांग बढ़ जाएगी। जब मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? आपको बताना है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1938 में, 1958 में, 1948 में या फिर 1956 में? तो कब? तो 1948 में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन 1948 यहां पर सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग, अभी आपको मैंने बताया घटती है, बढ़ती है, मांग पूर्ववत रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मूल्य घट जाता है तो क्या हो जाता है? मांग जो है ये बढ़ जाती है। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, भारतीय संस्थान द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किस जो है का प्राकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी की बात करें तो ये सुनामी और बाढ़ जो है ये दोनों जो है प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद है जो ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। आतंकवाद जो होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोवे, ओसाका, टोक्यो या फिर क्योटो? तो जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो ओसाका को। किसे? तो ओसाका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो है केंद्र स्थित है? कहां पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तिरुवनंतपुरम, हरिहर जो है श्रीहरिकोटा, कलपंकम या फिर रावत भाटा? तो कहां पर स्थित है? तो कलपंकम में स्थित है। बात करें कलपक्कम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ये प्रथम है। भारत में जनसंख्या जो घनत्व है ये बिहार में सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें कितना है तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है ये 1106 कितना? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, भूलना बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा जाए किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में है, जबकि जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा ये बिहार में है, जो कि प्रथम स्थान है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो पूरे ध्यान से एक दो बार आप देख लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी सेशन से देखने को मिलेंगे, तो आपको डेली सेशन में जुड़ना है। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।